तो कल हमने पॉलीसैकेराइड के अंदर सबसे पहला पार्ट अपना स्टार्च का पढ़ा है। स्टार्च की स्ट्रक्चर क्या होती है, स्टार्च का मेन कंपोनेंट क्या होता है, ये हमने सब पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड आता है सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? वैसे तो आप सभी जानते हैं कि सेलुलोज हमारा जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, मीन्स जो लकड़ी होती है उनके अंदर सेलुलोज हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं सेलुलोज का मेन कंपोनेंट क्या है। तो इट इज ए मेनली फाउंड इन प्लांट्स के अंदर ये मुख्यतः मिलता है हमें। इट इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। इसका मतलब जब हमने सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस किया तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें बीटा डी ग्लूकोज का एक पॉलीमर मिला जो कि लीनियर चेन में था। लीनियर चेन मीन्स जिसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं थी, जो एकदम स्ट्रेट चेन में था। इन विच दीज यूनिट्स आर अटैच्ड बाय C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिसके अंदर सभी बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है? इसके अंदर एक मोनोसैकेराइड यूनिट का C1 और सेकंड मोनोसैकेराइड यूनिट का C4, दोनों के बीच एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। जैसे अब हम सबसे पहले बीटा डी ग्लूकोज की कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं। बनाने के बाद हम देखते हैं, इसका पहला काउंटिंग कर लेते हैं इन सभी के अंदर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब मैंने आपको बताया था हमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाना है। अब इसके अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है? एक OH ये रहा और एक इसके सामने वाला OH ये रहा। ये नीचे की साइड है और ये ऊपर की साइड है। दोनों से हम एक वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा तो एक ऑक्सीजन रह जाएगी और ये ऑक्सीजन एटम इन दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट को आपस में जोड़ती है और इस बॉन्ड को ही हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। अब फिर नेक्स्ट C1C4, इसका पहला कार्बन और दूसरे मोनोसैकेराइड यूनिट का फोर्थ कार्बन, दोनों के बीच यहाँ पर भी एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। ऐसे ही एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आप यहाँ पे इस साइड ऐसे बना सकते हैं और ये इस साइड भी ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए सेलुलोज की। तो यहाँ से एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि सेलुलोज के हाइड्रोलाइसिस से हमें कौन सी मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती है? तो तब हमारा आंसर होना चाहिए बीटा डी ग्लूकोज। और बीटा डी ग्लूकोज से अगर आपको सेलुलोज की स्ट्रक्चर बनानी है तो आप सबसे पहले कुछ मोनोसैकेराइड यूनिट लिख लीजिए आप बीटा डी ग्लूकोज की, और इनको आपस में एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको हमेशा C1 और C4 के बीच ही बनाना है। अब नेक्स्ट हमारा पॉलीसैकेराइड आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ये हमारा एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो एनिमल्स के अंदर मिलता है। अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, इसलिए हम इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, और ये अल्फा डी ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर मीन्स होता है जिसके अंदर एक लॉन्ग चेन होती है, किसकी? अल्फा डी ग्लूकोज की। इट इज हाईली ब्रांच, इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती है। ब्रांचेस मीन्स इसके अंदर जो इस टाइप की स्ट्रेट चेन होती है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी ही चेन्स जुड़ी होती है जो डिफरेंट शेप में होती है। हाईली ब्रांच देन एमाइलोपेक्टिन, जो एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ये उससे भी ज्यादा ब्रांच्ड होता है। इट इज स्टोर्ड इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन, और ये मुख्यतः कहाँ मिलता है? लीवर में, मसल्स में और ब्रेन के अंदर मिलता है। अब अगर हम बात करें इसके रोल की, इसका रोल क्या होता है? व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज, जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो तब एंजाइम ब्रेक्स द ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज। जब हमारे अंदर जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होती है? जो प्रोटीन कैटेलिस्ट का काम करती है उसको हम एंजाइम कहते हैं। तो ये एंजाइम इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर तोड़ देती है, जिससे ग्लूकोज हमें क्या देता है? ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये यहाँ तक हो गया अपना ग्लूकोज। इसका स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में नहीं है, और अगर पढ़ना है तो ये एमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है।
अब अपना नेक्स्ट टॉपिक बन जाता है यहाँ से इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की इंपोर्टेंस क्या है? वैसे मैंने यहाँ पे मेनली 4 इंपोर्टेंस लिखी है, जबकि आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है इसमें आप और भी ज्यादा ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छे पॉइंट्स इसके लग रहे हैं उन सभी को आप अपने आप ही नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे पहला इंपोर्टेंस रोल क्या है? दे प्ले इंपोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल होता है। सेकंड, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। हमारी बॉडी को मैक्सिमम एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही देते हैं। थर्ड, सेलुलोज इज द मेन पार्ट ऑफ वुड। जो लकड़ी होती है, लकड़ी का मेन पार्ट सेलुलोज होता है। और लकड़ी के आप यूजेज जानते हैं, फर्नीचर बनाने में, कुछ भी बनाने में, मोस्टली जो डेकोरेटिव सामान होता है आजकल हम देखते हैं मार्केट में, वो लकड़ी का बना होता है। फोर्थ, इट इज यूज एज रॉ मटेरियल। और ये एक कच्चे मटेरियल की फॉर्म में यूज होता है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, लाइक टेक्सटाइल, पेपर, एल्कोहल एक्सेट्रा। और इसके बाद भी आप इसके कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं जो कि इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने इतनी ज्यादा लैंग्वेज ना लिखकर मेनली 4 पॉइंट लिखे हैं। बाकी आप इसके पॉइंट अपने आप ही लिख सकते हैं। अब इसके बाद अब हमारा यहाँ पर जो बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड, डाई ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये सारा टॉपिक अपना यहाँ तक खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना चलता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होती है? अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोटीन्स आ जाता है। प्रोटीन्स क्या होती है? आप सभी जानते हैं प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी होती है, क्योंकि ये हमारे जितनी भी सेल्स होते हैं या जितने भी सेल्स होते हैं उन सबको मेंटेन करती है हमारी प्रोटीन्स। द वर्ड प्रोटीन इज derived from Greek word proteus, which means primary और of prime importance। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड प्रोटियस से बना है, जिसका मतलब होता है प्राइमरी मीन्स प्राथमिक, और सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो अपने लिए होता है उसी को हम प्रोटीन्स कहते हैं। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। मीन्स ये देखा गया है कि जो प्रोटीन होती है, अगर हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें अल्फा एमिनो एसिड्स मिलता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हमारी प्रोटीन है वो अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। और इसके अंदर, प्रोटीन के अंदर अल्फा एमिनो एसिड्स की एक बहुत ही लॉन्ग चेन हो जाती है, इसलिए हम इसको पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एमिनो एसिड क्या होता है? द कंपाउंड एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड हम इस ग्रुप को कहते हैं जिसके अंदर एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एमाइन, जिसको हम NH2 कहते हैं, और एक होता है एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH। ये 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है और एक कोई साइड चेन होती है। साइड चेन में ये यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप, कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कोई एरोमेटिक रिंग कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे R को नाम दिया है एनी साइड चेन। तो इसका मतलब इस कंपाउंड के अकॉर्डिंग हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बना सकते हैं। द कंपाउंड विच कंटेन्स एमाइन NH2 एंड कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप्स आर कॉल्ड एज एमिनो एसिड्स। इसको एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक बेसिक ग्रुप NH2 और एक एसिडिक ग्रुप COOH प्रेजेंट होता है उसको हम एमिनो एसिड कहते हैं। और ये नेचर के अंदर हमें एल आइसोमर्स की फॉर्म में मिलते हैं। एल आइसोमर्स क्या होता है? अब आप इस बात पर ध्यान दें। जब हम अल्फा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अगर इसके अंदर NH2 लेफ्ट साइड है तो हम इसको एल आइसोमर बोलते हैं। और यही अगर हम इसको राइट साइड लिख दें और H इस साइड और R इस साइड COOH, तब ये बन जाता है डी आइसोमर। तब ये हो जाता है डी आइसोमर। लेकिन नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर हमें ये इस फॉर्म में मिलता है, इसलिए हम इसको एल आइसोमर कहते हैं।
अब बात करते हैं हम नोमेनक्लेचर ऑफ एमिनो एसिड कि एमिनो एसिड का हम नाम कैसे लिखते हैं। देखो, एमिनो एसिड का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा मेथड हुआ जिसका नाम दिया गया ट्रिवियल नेम। ट्रिवियल नेम क्या है? ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको कोई स्पेसिफिक नेम दे दिया गया। लेकिन अब हमारे पास टोटल 20 एमिनो एसिड्स है। अब 20 एमिनो एसिड्स को नेम उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया। तो अगर हम बात करें ट्रिवियल नेम में क्या दिया गया? ग्लाइसिन एक आपका अल्फा एमिनो एसिड होता है जो स्वीट इन टेस्ट, जो स्वाद में मीठा होता है। अगर हम बात करें कि ग्लाइसिन वर्ड कैसे बना है, इट इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस। ये एक ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस से बना है जिसका मतलब होता है मीठा। और सेकंड एक टायरोसिन होता है। टायरोसिन वॉज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज, मीन्स टायरोसिन हमें सबसे पहले पनीर से मिला। और ये वर्ड कहां से बना है? इन ग्रीक टायरोस मीन्स चीज। ग्रीक वर्ड होता है टायरोस जिसका मतलब होता है पनीर। तो ये पनीर के अंदर मिला इसलिए इसको नाम दिया गया टायरोसिन। लेकिन ये मेथड ज्यादा नहीं चला और ये फेल हो गया। फिर इसके बाद सेकंड मेथड आया रिलेटिव पोजीशन ऑफ अल्फा एमिनो ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मीन्स जो हमने अब सेकंड क्लासिफिकेशन हुआ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में NH2 ग्रुप को किस पोजीशन पर है। अब ये क्या हो सकता है? आप सभी जानते हो कि जिस कार्बन एटम से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम अल्फा कहते हैं। फिर अल्फा कार्बन से जो जुड़ा होता है, इससे आगे वाला कार्बन होता है उसको बीटा, फिर उससे आगे वाला गामा, फिर उसके बाद वाला डेल्टा कार्बन। फिर इस टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस इट्स नेम इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और इनको अल्फा बीटा गामा डेल्टा नाम दिया गया। जैसे हम सबसे पहले बात करें NH2CH2COOH, इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइसिन। अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या बनता है, तो देखिए ये आपका मेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और ये इस कार्बन से जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन हो गया। अब इस अल्फा कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? NH2 एमिनो ग्रुप। तो अब इसका क्या नाम हो गया? अल्फा एमिनो। अब आप जानते हैं आपके पास CH3COOH होता है, इसका आपका कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है। इससे अगर एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो जाए NH2 ग्रुप से तो ये तब भी क्या रहेगा? एसिटिक एसिड। तो ये क्या बन गया? अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड। सेकंड की बात करें, अब हमने इसमें एक CH2 ग्रुप और बढ़ा दिया और NH2। अगर दोनों की हम पोजीशन देखते हैं तो COOH ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो अल्फा हो गया, इससे अगले वाला बीटा हो गया। अब इसका क्या नाम बन जाएगा? बीटा एमिनो। अब इसमें कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। और अगर इसमें एक और बढ़ा दे तो ये इससे जुड़ा हुआ है अल्फा, ये बीटा, ये गामा। अब इसका नाम क्या बन जाएगा? गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। टोटल कार्बन कितने हो गए? 4 के लिए क्या बन गया? ब्यूटारिक एसिड। अगर हम इसका यहाँ से IUPAC नेम करें तो इसका IUPAC नेम यहाँ से क्या बनता है? अब आप देखिए, IUPAC नेम करने के लिए हमें इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी इस कार्बन को मिलेगी क्योंकि ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया 1 2। तो क्या नाम बन गया? 2 एमिनो इथेनोइक एसिड। 2 एमिनो इथेनोइक एसिड। 2 एमिनो इथेनोइक एसिड। और अगर हम इसको लिखें तो तब यहां से इसका IUPAC नेम इसका बन जाएगा यहां से 1 2 एमिनो इथेनोइक एसिड। इसकी बात करें हम 1 2 3 तो ये क्या हो गया? 3 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। इसकी बात करें हम, ये भी यहां पे 1 2 3 4 एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड। ये इसका IUPAC नेम हो गया और ये अल्फा बीटा गामा पोजीशन की अकॉर्डिंग हो गया। अब इसके बाद जनरली हमारे पास जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, मैंने भी आपको बताया हमारे सिलेबस में 20 एमिनो एसिड है जिनका अपना अलग अलग केमिकल फॉर्मूला है और केमिकल नेम भी अलग है और
इन 20 एमिनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो 3 लेटर सिंबल, कि उसका कोई 3 लेटर का कोई सिंबल होगा, और फिर एक 1 लेटर सिंबल और उसका कोई 1 लेटर का सिंबल होगा। अब ये हमारे पास 20 है। अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले हमारा आता है ग्लाइसिन। अब ये R यहाँ पे, जैसा कि हमने जनरल स्ट्रक्चर बनाई है इसकी, HRCOOH और ये NH2, ये R इसके अंदर यहाँ पे H होता है। H मीन्स ये R यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, एक हाइड्रोजन। एक क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। अब इसका 3 लेटर सिंबल क्या बनेगा, इसका जो 3 लेटर सिंबल बनता है वो बनता है GLY। GLY 3 लेटर इसका सिंबल है। अगर कहीं पर भी आपके पास GLY लिखा है तो GLY का मतलब होगा ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, जो आपने यहाँ पर R लगाया था, आप इस R को रिप्लेस कर दोगे हाइड्रोजन से, R की जगह क्या लिख दोगे आप, H। तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर बनी है ये बन गई ग्लाइसिन की। अब इसका 3 वर्ड लेटर सिंबल क्या होगा, GLY। और अगर 1 लेटर सिंबल की बात करें तो इसका एक जो लेटर होता है वो होता है कैपिटल G। अगर कहीं पर सिंगल कैपिटल G लिखा हुआ है तो सिंगल कैपिटल G हमें बताता है कि इसका जो नेम है वो ग्लाइसिन है। तो ऐसे ही हमारे पास 20 एमिनो एसिड है, सबका नाम है। R की जगह उसमें क्या होगा वो आपको एक टेबल में दिया गया है। फिर उसका 3 लेटर सिंबल क्या होगा वो आप उसके अकॉर्डिंग लिख लोगे। फिर 1 लेटर सिंबल क्या होगा वो भी आपको गिवन है। तो आप सभी ये 20 एमिनो एसिड्स की एक इसी टाइप से टेबल बनाए और इस टेबल के अंदर सभी 20 एमिनो एसिड को मेंशन करें। उनका एल्काइल ग्रुप क्या होगा, 3 लेटर सिंबल क्या होगा और 1 लेटर सिंबल क्या होगा, ये सभी आपको नोट डाउन करना है। और ये भी बात ध्यान रहे, केवल ग्लाइसिन ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें यहाँ पर हाइड्रोजन आता है, बाकी सब में यहाँ पे हाइड्रोजन से अलग कुछ और ही आएगा। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, ग्लाइसिन की बात करूं, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, तो क्या ये एसिमेट्रिक कार्बन है? तो मैं इसमें देखता हूं इस कार्बन के अंदर सिमेट्री आ गई, क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम एक जैसे आ गए। और जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होता। तो अगर हम ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन इन 20 एमिनो एसिड्स के अंदर केवल एक ग्लाइसिन ही ऐसा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। बाकी इसको छोड़कर जितने भी आपके 19 एमिनो एसिड्स बचते हैं वो सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। तो आप सभी यहां तक इसकी एक टेबल बनाएं। फिर उसके बाद अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स।